जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हमारा टॉपिक है कक्षा 11 के यूनिट सेकंड से लिया गया है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे अलग अलग प्रश्न जो हैं होम एग्जामिनेशन और आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में यानी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जी हाँ, आज आपका टॉपिक है क्वांटम संख्या। वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे आपको इस टॉपिक में आने वाले जो भी प्रश्न हैं उनके विषय में सही जानकारी प्राप्त होते रहे। और भूलिए नहीं, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। और हमारी नई वेबसाइट लॉन्च हुई है, उस वेबसाइट पर जाकर आप अपने लिए लाइव कोर्सेज को परचेज़ कर सकते हैं, पीडीएफ नोट्स या एनिमेटेड क्लास को भी परचेज़ कर सकते हैं। उसमें कई चीज़ें जो हैं वो मुफ्त में हैं और कई चीज़ों के लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। तो आप जाइए, और उसमें अभी सेल चल रही है 50 to 80%। आप उसको परचेज़ कीजिए और ज्ञान का लाभ उठाइए। तो चलते हैं सबसे पहले टॉपिक क्वांटम संख्या पर। तो क्वांटम संख्या को पढ़ने से पहले हम ये जानना ज़रूरी है कि जो टर्म क्वांटम संख्या है वो किस लिए उपयोग किया जा रहा है। तो शब्द क्वांटम संख्या जो है लैटिन भाषा के क्वांटस शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कितना या कितनी मात्रा। तो भौतिक रसायन में क्वांटम शब्द का उपयोग किसी भी भौतिक राशि के सबसे छोटी इकाई, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। आमतौर पर ऊर्जा और पदार्थ की सबसे जो छोटी इकाई होती है उसके लिए क्वांटम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे प्रकाश का जो क्वांटम है वो फोटान है, h, और विद्युत का जो क्वांटम होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। इसी प्रकार अगर पदार्थ के क्वांटम की बात करें तो वो परमाणु है। तो परमाणु संख्या या क्वांटम संख्या यहाँ से आया है, क्योंकि द्रव्य की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे परमाणु माना गया है। और सबसे छोटी इकाई को, भौतिक राशियों की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे ही क्वांटम शब्द से मापा जाता है या क्वांटम शब्द से पहचाना जाता है। इसीलिए परमाणु बराबर क्वांटम हो जाता है और परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर ही आगे जाकर क्वांटम संख्याएं यानी क्वांटम नंबर्स कहलाई। अब बात आती है क्वांटम संख्या क्या है। तो जैसे कि आपको बता चुके हैं कि द्रव्य की सबसे छोटी इकाई परमाणु है, तो परमाणु में उपस्थित जो भी इलेक्ट्रॉन हैं उनके विषय में संपूर्ण जानकारी जिन संख्याओं द्वारा प्राप्त किया जाता है, यथार्थ सूचनाएं, करेक्ट इंफॉर्मेशंस को प्राप्त किया जाता है, क्वांटम संख्याओं की श्रेणी में रखा जाता है। या दूसरे शब्दों में अगर इसकी परिभाषा को समझें तो वे संख्याएं जो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं में स्थित मुख्य ऊर्जा स्तर, उप कक्षाओं में स्थित कक्षकों की स्थिति, उनके इलेक्ट्रॉनों के चक्रण, चुंबकीय आघूर्ण आदि के विषय में सही जानकारी उपलब्ध कराते हैं, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वांटम संख्याएं क्या हैं? वे संख्याएं जो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं में स्थिति, उसके मुख्य ऊर्जा स्तर, उप कक्षाओं में स्थिति, कक्षकों में स्थिति, उसके चक्रण, चुंबकीय आघूर्ण आदि के विषय में सही जानकारी उपलब्ध कराती हैं, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। क्वांटम संख्याओं के प्रकार के बारे में जानें तो क्वांटम संख्याओं को 4 भागों में बांटा गया है। मुख्य क्वांटम संख्या जिसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, द्वितीयक या दिगंशी क्वांटम संख्या जिसे स्मॉल l द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और चक्रण क्वांटम संख्या जिसे s या ms के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं हैं: मुख्य क्वांटम संख्या, द्वितीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए प्रत्येक उसका। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या की। मुख्य क्वांटम संख्या यानी आप यहाँ चित्र देख रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है, और ये प्रत्येक परमाणु में उपस्थित कक्षाओं के क्रम को बता रहा है। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। और जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ऊर्जाओं का मान बढ़ता जा रहा है। अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या जो है वो एक प्रकार से कक्षाओं की संख्या को, उसके आवर्त को और ऊर्जा के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराती है।
तो मुख्य क्वांटम संख्या को किसने सबसे पहले बताया? तो आपके स्क्रीन पर लिख के आ रहा है, नील्स बोहर नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में सुझाव दिया। यह क्वांटम संख्या किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं में स्थिति, उसके मुख्य ऊर्जा स्तर, नाभिक से कक्षाओं के मध्य की दूरी, उनके आवर्त तथा कोणीय संवेग MVR के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराती है। अर्थात अगर हम इसको परिभाषित करें तो वे क्वांटम संख्याएं जो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं में स्थिति, उसके मुख्य ऊर्जा स्तर, कोणीय संवेग आदि के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराती हैं, क्या कहलाती हैं? मुख्य क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। एक बार फिर से परिभाषा, वे क्वांटम संख्याएं जो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं में स्थिति, मुख्य ऊर्जा स्तर, कोणीय संवेग MVR बराबर NH/2π, ये फार्मूला होता है MVR = NH/2π, जहां n बराबर मुख्य क्वांटम संख्या होता है, तो कोणीय संवेग आदि के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराती हैं, क्या कहलाती हैं? मुख्य क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। मुख्य क्वांटम संख्याओं का मान कभी शून्य नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं कि पहली कक्षा k है और k कक्षा के लिए n बराबर 1 है। इसी तरह k के बाद l आता है, उसके लिए n बराबर 2 मान होता है। फिर m आता है, उसके लिए n बराबर 3 मान होता है। और फिर n आता है और कैपिटल N, उसके लिए स्मॉल n का मान 4 होता है। तो इस तरीके से किसी भी दशा में मुख्य क्वांटम संख्या का मान शून्य नहीं हो सकता। मुख्य क्वांटम संख्या शून्य का होना ये दर्शाता है कि उस परमाणु के पास किसी भी प्रकार की कोई कक्षा नहीं है, और ये संभव नहीं है कि अगर परमाणु है तो उस परमाणु के पास अपनी कक्षा होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। अगर किसी दशा में उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो परिपथ रहता है, और जैसे ही उसके पास इलेक्ट्रॉन आते हैं उसी परिपथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जैसे मान लिया आप प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन H+ होता है, उसके पास अपना खुद का इलेक्ट्रॉन नहीं होता, लेकिन वो आवेशित रूप में धन आयन के रूप में आयन में परिवर्तित हो जाता है हाइड्रोजन, और जैसे ही वो किसी दूसरे के साथ अभिक्रिया करके इलेक्ट्रॉन लेता है, उसी परिपथ पर, उसी कक्षा यानी n बराबर 1 पर ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो किसी भी दशा में इनका मान शून्य संभव नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। द्वितीय क्वांटम संख्या यानी दिगंशी क्वांटम संख्या स्मॉल n के बारे में बात कर रहे हैं। आपके सामने चित्र लिख के आ रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि दिगंशी क्वांटम संख्या SPDF 4 उपकोष हैं, उनके आकृति के बारे में कोई सुझाव उत्पन्न कर रहा है। इस क्वांटम संख्या को सबसे पहले सोमरफील्ड के द्वारा दिया गया था, और यह क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल n के मान पर निर्भर करती है, जो उस परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की उपकक्षाओं में स्थिति, कक्षकों के आकार, लाइनर स्पेक्ट्रम आदि के विषय में सही जानकारी उपलब्ध कराती है। ये आपको अक्षीय कोणीय संवेग के विषय में, जिसे म्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसके विषय में भी यथार्थ जानकारी उपलब्ध कराती है। तो चलिए परिभाषा के बारे में बात करें। किसी परमाणु की वह क्वांटम संख्या जो उस परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की उपकक्षाओं में स्थित, उनके ऊर्जा स्तर, कक्षकों के आकार, कोणीय संवेग म्यू बराबर √L, फिर स्मॉल ब्रैकेट L+1 H/2π के विषय में सही जानकारी उपलब्ध कराती है। दिगंशी क्वांटम संख्या या द्वितीय क्वांटम संख्या कहलाती है। इसे स्मॉल l द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और स्मॉल l के मान S उपकोष के लिए 0, P उपकोष के लिए 1, D उपकोष के लिए 2 और F उपकोष के लिए 3 होते हैं। आप चित्र देख रहे हैं, S उपकोष का आकार गोलाकार है, स्फेरिकल शेप है, उसके लिए L का मान 0 है। इसी तरह डंबल बेल शेप है P आकार का, और उसके लिए जो L का मान है वो 1 है। इसी तरह D ऑर्बिटल के लिए L का मान 2 है, और F ऑर्बिटल जो जटिल संरचना होती है उसके लिए L का मान 3 है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या को सर्वप्रथम लिंडे के द्वारा दिया गया था,
और ये क्वांटम संख्या किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण, उसमें उपस्थित कक्षकों की संख्या आदि के विषय में जानकारी उपलब्ध कराती है और इसका जो मान होता है वो दिगंशी क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। तो परिभाषा के बारे में बात करें तो वे क्वांटम संख्याएं जो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कक्षकों में स्थिति, उनके चुंबकीय प्रकृति, कक्षकों की संख्या आदि के विषय में सही जानकारी उपलब्ध कराती हैं, मुख्य क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं, जिसे स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आप देख रहे हैं s के लिए ऑर्बिटल जो आप उसके पास होते हैं वो 1 होते हैं और उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। इसी प्रकार आपने पढ़ा है कि p में जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी संख्या 3 होती है और कुल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है। इसी तरह f में कुल ऑर्बिटल्स जो होते हैं 7 होते हैं और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होती है। तो s में एक ऑर्बिटल होता है जिसमें उसके जो L वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो इसी तरह M वैल्यू भी इसकी 0 होती है। जबकि p ऑर्बिटल्स p सबसेल में यानी p उपकोष में ऑर्बिटल्स की संख्या 3 होती है और उनके मान जो है -L से +L शून्य के साथ होते हैं। इसीलिए यहाँ पर 3 वैल्यू निकल के आती हैं p की, -1 0 +1। इसी तरह d सब सेल यानी डी उपकोष के लिए जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 5 होते हैं और उनकी वैल्यू -L से +L शून्य के साथ लिखी जाती है m के लिए। m बराबर कम m की वैल्यू जो होती है वो m बराबर -L से +L शून्य के साथ होता है। तो यहाँ पर d की जो वैल्यू आपने पीछे पढ़ी है वो 2 पढ़ी है, L बराबर 2, तो यहाँ पर d के लिए जो लिखा जाएगा वैल्यू -2 से +2 शून्य के साथ लिखा जाएगा। इसीलिए -2 -1 0 1 2 हो जाता है। और f के लिए यहाँ पर ऑर्बिटल्स होते हैं 7, तो और L बराबर होता है उसका 3, तो m बराबर हो जाएगा -L से +L शून्य के साथ, तो -L हो जाएगा 3 +L हो जाएगा 3 और शून्य, तो लिखो -3 -2 -1 0 1 2 3। इस तरीके से आपके पास ये देखिए लिखा हुआ है साइड में स्पष्ट रूप से कि s के लिए m का मान 0, p के लिए m का मान -1 0 +1, d के लिए जो m का मान होता है वो -2 -1 0 +1 +2 और f के लिए -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 होता है। अब जिस हिसाब से आपके पास इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे और कक्षकों में जब भरे जाएंगे तो जिन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन अंतिम पहुंचेगा वही m का मान निकल के सामने आएगा। जब आपको अगली वीडियो में आंकिक प्रश्नों के बारे में बताएंगे तो वहां पर आपको स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि किस तरीके से n वैल्यू, l वैल्यू, m वैल्यू और s वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। अगर आपको वैल्यू n की दी है तो आप l, m और s के मान कैसे निकालेंगे। अगर आपको केवल सब सेल दिया हुआ है तो सब सेल की वैल्यू से कैसे आप n, l, m, s के मान को ज्ञात करेंगे। इस तरीके से कई क्वेश्चंस हैं जो आपके आंकिक प्रश्न में पूछे जाते हैं, उनके विषय में विस्तृत रूप से अगले वीडियो में चर्चा की जाएगी। तब तक हम थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के बारे में सर्वप्रथम लिंडे ने जानकारी उपलब्ध कराई थी और इसके जो भी मान होते हैं वो द्वितीयक क्वांटम संख्या या दिगंशी क्वांटम संख्याओं पर निर्भर करते हैं और ये क्वांटम संख्याएं कक्षकों की इलेक्ट्रॉनों में स्थित चुंबकीय क्षेत्र और उनके कक्षकों के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराती हैं। अर्थात वे क्वांटम संख्याएं जो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कक्षकों में स्थित चुंबकीय प्रकृति और कक्षकों की संख्या के विषय में सही जानकारी उपलब्ध कराती हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं, जिसे स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वांटम संख्या, जो लास्ट क्वांटम संख्या है, जिसे कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम संख्या। इसे इलेक्ट्रॉन चक्रण क्वांटम संख्या के नाम से भी जाना जाता है और जिसे 1925 में गोल्ड स्मिथ और अल्मेनेट बैक ने द्वारा दिया था। ये क्वांटम संख्या चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करती है
और उसका सदैव दुगना मान होती है। जो भी आपका m वैल्यू, अगर आप m वैल्यू 5 निकालते हैं तो उसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। आधी वैल्यू धनात्मक चक्रण यानी दक्षिणावर्त चक्रण को प्रदर्शित करती है +1/2, और आधे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आधी वैल्यू होती है वो -1/2 हाफ वैल्यू को प्रदर्शित करती है, जो कि वामावर्त चक्रण होता है। तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा यानी स्पिन मोमेंटम, जिसको आप कहते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम, चक्रण कोणीय संवेग के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराती हैं। तो वे क्वांटम संख्याएं जो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की चक्रण की दिशा, धनात्मक चक्रण है या ऋणात्मक चक्रण है, चक्रण की दिशा तथा चक्रण कोणीय संवेग स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराती हैं, चक्रण क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं, जिसे एस या एमएस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चक्रण क्वांटम संख्याओं के मान चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के मान पर निर्भर करते हैं। यदि एस का मान चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के लिए माने तो वो दुगना होता है। आधे मान जो होते हैं वो धनात्मक चक्रण यानी दक्षिणावर्त चक्रण +1/2 को, और आधे मान ऋणात्मक चक्रण यानी वामावर्त चक्रण -1/2 को प्रदर्शित करते हैं। आपके चित्र में देखिए यहाँ पर दो प्रकार का चक्रण है, एस चक्रण है और एन चक्रण है। जो एस चक्रण है वो धनात्मक चक्रण है, वामावर्त है, घड़ी की सुइयों की दिशा में इलेक्ट्रॉनों का स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो रहा है और उसे प्रदर्शित किया जा रहा है +1/2 से। जबकि एक ऑर्बिटल में दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो ऋणात्मक चक्रण यानी -12 को रिप्रेजेंट कर रहा है, वामावर्त को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन चक्रण को। तो एक जो ऑर्बिटल होते हैं, जैसे एस में एक ऑर्बिटल है, पी में 3 है, डी में 5 है और एफ में 7 है, तो प्रत्येक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉनों को भरा जा सकता है, और पहला जो इलेक्ट्रॉन होता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, उसका सदैव चक्रण +1/2 यानी दक्षिणावर्त चक्रण होता है, चक्रण होता है। जबकि द्वितीय जो चक्रण होता है वो सदैव -1/2 यानी दूसरे इलेक्ट्रॉन का चक्रण हमेशा वामावर्त चक्रण -1/2 होता है। तो आपको इस तरीके से याद हो गया होगा कि मुख्य क्वांटम संख्या जो कक्षाओं में स्थिति को स्पष्ट करती है इलेक्ट्रॉनों की, द्वितीय क्वांटम संख्या जो उप कक्षाओं में स्थिति को स्पष्ट करती है इलेक्ट्रॉनों की, चुंबकीय क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉनों की कक्षकों में स्थिति को स्पष्ट करती है, और चक्रण क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा को स्पष्ट करती है। तो एक तरीके से अगर हम पुनरावृत्ति की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने चारों प्रकार की क्वांटम संख्याएं, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या यानी मुख्य क्वांटम संख्या, एजीम्यूथल क्वांटम संख्या यानी दिगंसी क्वांटम या द्वितीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या, और स्पिन क्वांटम नंबर यानी चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में आ गया है। तो आपको अभी जैसे बता रहे थे कि मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं में स्थिति, ऑर्बिट में स्थिति को स्पष्ट करती है, जबकि द्वितीय क्वांटम संख्या सब सेल यानी उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति को स्पष्ट करती है। मैग्नेटिक क्वांटम संख्या यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों की ऑर्बिटल्स यानी कक्षकों में स्थिति को स्पष्ट करती है, जबकि स्पिन क्वांटम संख्या उसके चक्रण की दिशा और चक्रण कोणीय संवेग के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराती है। तो इस प्रकार से 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, द्वितीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। तो आप इसकी सहायता से याद कर सकते हैं, मुख्य ने द्वितीयक से कहा चुंबक भी चक्रण करता है। मुख्य यानी मुख्य क्वांटम संख्या, द्वितीयक यानी द्वितीय क्वांटम संख्या, चुंबक यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण माने चक्रण क्वांटम संख्या। अब इन्हें प्रदर्शित काहे से किया जाता है, आपके सामने लिखा हुआ स्क्रीन में N, L, M और S। तो अगर इसे याद करना हो, मान लीजिए हम भूल जाते हैं NLMS को, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, नीलू मजे से है, ठीक है, NLMS नीलू मजे से है। तो इस तरीके से आपने क्वांटम संख्याओं की सारी थ्योरी के बारे में पढ़ लिया है। अब अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं, इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे
क्वांटम संख्याएं से आप क्या समझते हैं? सभी प्रकार की क्वांटम संख्याओं के बारे में विस्तार पूर्वक लिखिए। ये एक तरीके से 4 नंबर का प्रश्न है या 5 नंबर का प्रश्न है, जिसमें क्वांटम संख्याओं के बारे में विस्तार पूर्वक लिखने को आपसे पूछ रहा है। जो इस वीडियो में जितना कंटेंट्स है, अगर आप इस पूरे को आप लिखते हैं तो आप आसानी से 5 नंबर और 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह आपसे 60 नोट्स में भी पूछ सकते हैं कि दिगंशी क्वांटम संख्या क्या है, इस क्वांटम संख्या की मुख्य विशेषता बताइए। तो दिगंशी क्वांटम संख्याएं क्या है? वे क्वांटम संख्याएं जो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की उसके उपकोषों में स्थिति को स्पष्ट करती हैं, दिगंशी क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। अब इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो ये किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की उपकोषों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती हैं, उनके कक्षकों के आकार के बारे में जानकारी स्पष्ट कराती हैं, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट किया जा सकता है, यानी अक्षीय कोणीय संवेग को निकाला जा सकता है। म्यू बराबर √L स्मॉल ब्रैकेट L+1 h/2π, इस फार्मूले की सहायता से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो दिगंशी क्वांटम संख्याएं की विशेषताएं होती हैं। इसी तरह चक्रण क्वांटम संख्या क्या है या इलेक्ट्रॉन चक्रण क्वांटम संख्या क्या है? तो वे क्वांटम संख्याएं जो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की चक्रण की दिशा धनात्मक चक्रण है या ऋणात्मक चक्रण है, दक्षिणावर्त चक्रण है या वामावर्त चक्रण है, या +1/2 यानी प्लस हाफ डायरेक्शन है या माइनस हाफ डायरेक्शन है, या एस डायरेक्शन है या एन डायरेक्शन है, यानी उसके चक्रण की दिशा के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराती हैं, स्पिन क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। और इनकी सहायता से चक्रण कोणीय संवेग का भी निर्धारण किया जा सकता है। तो इस तरीके से कई प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, और इनसे जुड़े हुए आंशिक प्रश्न तो अब जरूर रूप से आते हैं, और आंकिक प्रश्नों के बारे में जो भी वीडियो है उसको हम दूसरे पार्ट में बना के देंगे। इतने पार्ट में आपको थ्योरी के विषय में सारी जानकारी उपलब्ध हो गई है। आप इस थ्योरी को स्क्रीनशॉट के रूप में अपने पास रख लीजिए और इसका उपयोग आप अपने शिक्षण में कीजिए। इस तरह से आप टॉपिक को जो लास्ट तक देख रहे थे उनके लिए धन्यवाद। लास्ट तक बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के बीच में ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, और आप मेरी वेबसाइट पर जाकर आप परचेज कर सकते हैं। जो भी आपको उचित लगे आप अपना टॉपिक या नोट्स खरीद लीजिए और अपने शिक्षण में, अपने एजुकेशन में, अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए। धन्यवाद। सभी सुखी रहें, सभी मस्त रहें।